हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शुभम गौतम और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों बाद वीडियो कर रहा हूं आज, और आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का ही एक और खूबसूरत सा टॉपिक और चैप्टर NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में अपन न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए हैं उसमें से फर्स्ट लॉ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, और बढ़िया से हेडिंग लगाते हैं फोर्स, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में बेसिकली जो ये लॉ है ये फोर्स के ही ऊपर है, ठीक है। सो फोर्स क्या होती है, ठीक है, इस पे हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। तो आइए फोर्स डिस्कस करते हैं। फोर्स, सो व्हाट इज फोर्स। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो NLM है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसको कहते हैं बेटा, इसके पहले जो हमने पढ़ी मोशन की मैथ्स उसको कहते थे काइनेमेटिक्स। मैंने मोशन से रिलेटेड सारे वीडियोस लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिए, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये मोशन की डायनेमिक्स है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो मोशन की मैथ्स थी, काइनेमेटिक्स बोलते थे। मोशन की डायनेमिक्स है ये। क्या ये मोशन जो हो रहा था वो तो अपन ने देखा, एनालिसिस किया, कितने टाइम बाद क्या स्पीड होगी, क्या डिस्टेंस होगा, वगैरह वगैरह। आज हम ये बताने वाले हैं कि उस सब के पीछे का कॉज क्या है, फोर्स। उनके पीछे का कॉज क्या है, फोर्स। मोशन जो हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे का कॉज, द कॉज बिहाइंड मोशन इज फोर्स। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बच्चों वाली डेफिनेशन जो अपन को बताना ही पड़ता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उससे। तो अ फोर्स इज अ पुश और पुल on a object. The push or pull on an object is called force. The push or pull on a object is called force. बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो हर क्लास में, मुझे लगता है 6th क्लास से ये डेफिनेशन चालू हो जाती है। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल, ठीक है। सो आज इससे भी स्टार्ट किया हमने और आगे भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यदि हम इसका ले लें तो एग्जांपल क्या ले लें भाई, एग्जांपल ले लें कि जब हम डोर ओपन करते हैं, पुश करते हैं उसको या पुल करते हैं, है ना। ये तो हमारे घरों पे जो डोर होता है तो हम उसको पुश कर रहे होते हैं या उसको हम पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं अपनी तरफ। तो हम उस पर क्या लगाते हैं, बेसिकली फोर्स लगा रहे होते हैं। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स बेटा एक एक्सपीरियंस की चीज है, ठीक है। और यदि इसका फील नहीं आ रहा है ना तो आप इसको समझ भी नहीं सकते हो। तो फील कैसे आएगा, सुनिए। फोर्स से रिलेटेड आपके क्लास में जो टीचर आपको बोल रहा है या उससे रिलेटेड जो भी बातें हो रही है उसको सुनिए, है ना। सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई तो रीजन होगा ना, भगवान ने एक मुंह 2 कान दिए हैं, समझ रहे हो। तो कोई तो रीजन होगा। तो बोलने से क्या हो सकता है कि आप जो जानते हो वही बोल सकते हो, बट सुनने से क्या है, जो आप नहीं जानते हो वो आप जान जाओगे और फिर उसको आप बोल सकते हो, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टू ओपन the door either we push or pull it। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो अब एक और मैं डेफिनेशन आपको लिखाने जा रहा हूँ, डेफिनेशन, ठीक है। हैशटैग सेकेंड डेफिनेशन ऑफ फोर्स। सो फोर्स इज द कॉज बिहाइंड मोशन। फोर्स इज द कॉज, कॉज है मोशन के पीछे का, कॉज बिहाइंड मोशन। बहुत बढ़िया भाई साहब, फोर्स इज द कॉज बिहाइंड मोशन। ये डेफिनेशन बिल्कुल अपने मुंह पे होनी चाहिए, है ना। कोई भी पूछे फोर्स इज द कॉज बिहाइंड मोशन। अच्छा जी, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि फोर्स, आई थिंक आपको फील हो रहा होगा फोर्स, है ना। किसी भी चीज को फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, काफी चीजें से करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, उससे रिलेटेड मैं आपको बातें कुछ लिखा देता हूं। जनरली हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स व्हाट कैन डू, मतलब फोर्स क्या कर सकती है, ठीक है। सो फोर्स काफी सारी चीजें कर सकती है, उसको मैं लिखने जा रहा हूं, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, है ना। सो हेडिंग लगाते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे मैं कुछ इफेक्ट डिस्कस करने वाला हूं। सो अ फोर्स कैन मेक a stationary object in motion।
एक जो फोर्स है वो लगाने से कोई रुका हुआ है, स्टेशनरी समझ रहे हैं आप, रुका हुआ। अच्छा स्टेट जानते हैं क्या? स्टेट, दो तरह की स्टेट होती है, रेस्ट और मोशन। पिछले मैं बता रहा हूँ जो यहाँ पे मोशन पढ़ के आएगा उसको सारा का सारा समझ में आएगा, अदरवाइज उसको काफ़ी चीज़ें ऊपर से भी जा सकती है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो बेटा जो स्टेट होती है, ठीक है ना, स्टेट, रेस्ट एंड मोशन। तो स्टेशनरी जो है, मैं जो बोल रहा हूँ कि कोई स्टेशनरी चीज़ है, कोई रेस्ट पे चीज़ है तो वो मोशन करने लग जाएगी बिकॉज ऑफ फोर्स। यदि मैं उस पर फोर्स लगा दूँ, क्या लगा दूँ? फोर्स लगा दूँ। इस बात को पकड़िए आप, ठीक है। सो स्टेट क्या होती है थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि नहीं पढ़ के आए हो तो बता देता हूँ कि स्टेट मतलब दो तीन चीज़ें हैं, एक रेस्ट है। यदि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट पे है, वो स्टेट रेस्ट कहला जाएगी। एंड इफ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन की स्टेट कहला जाएगी, है ना। तो बेसिकली दो तरह की रेस्ट स्टेट है जो हमने पढ़ रखी हैं। अच्छा तो आइए इसका इफेक्ट लिखते हैं। पहला कि अ फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने का काम कर सकती है। ये इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ये फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स ऐसे इफेक्ट दिखा रही है, बहुत बढ़िया। सेकंड देख बेटा, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये भी कह सकते हो। उसके पहले एक चीज और लिखवाना चाहूंगा कि यदि कोई फोर्स जो है वो रेस्ट वाली चीज को मोशन में ला सकती है तो वो मोशन कर रही हुई चीज को रोक भी सकती है, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूं कि फोर्स इट कैन स्टॉप a any moving object। a force can stop any moving object, ठीक है। एंड थर्ड क्या इफेक्ट देखा गया? थर्ड इफेक्ट ये है कि फोर्स इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब यदि आप चार, जैसे फुटबॉल है, ठीक है, सारे एग्जांपल फुटबॉल से ही हो जाएंगे कि जैसे फुटबॉल है, रुका हुआ है, उस पर अपन ने फोर्स लगाई, वो मोशन पे आ गया। फुटबॉल जा रही है, उस पर फोर्स लगाई, वो रेस्ट पे आ गया। फुटबॉल जा रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, उस पर फोर्स लगाई, डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बहुत बढ़िया। सो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। सो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया भाई। फोर्थ, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। Force can make a stationary object to move. Force can stop the moving object also. It can change the direction of moving object also. And it can also change the speed of the object. समझ रहे हो आप? कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है एक यूनिफॉर्म रेट से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड में यदि चेंज लाना है ना तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा, तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज जैसे मान लो कि अपन ने क्या देखा कि जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में गेम में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे कोई बॉल जा रही है, उसको और तेज से यदि अपन लात मार दें, ठीक है, उस पर आप पैर मार दो ऐसे, तो उसकी स्पीड जो है और तेज चलने लगे। स्पीड समझ रहे हो आप लोग? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब उस पर आप और फोर्स लगा के उसकी स्पीड और बढ़ा सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम वो जो 1 सेकेंड है, उसी 1 सेकेंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो स्पीड हो गई ना ज़्यादा, ठीक है। सो इट कैन, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक है। यदि कोई चीज़ स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, स्पीड तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे, तो उस पर फोर्स लगा दे तो उसकी स्पीड 4 भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? सो इट कैन चेंज स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। और फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो है फोर्स का, विच इज अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इट कैन चेंज साइज एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, है ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल समझिए, उस चीज़ को फील करिए कि व्हाट इज़ फोर्स। मैंने आपको शुरू से ही बताया कि फील होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना ये फोर्सेस वगैरह, ये सब 1642 to 17 करीब की बात है। मतलब
आप ये मान लो कि 1642 से लेके 1727 करीब न्यूटन के ज़माने की फिजिक्स है ये, ठीक है। सो न्यूटॉनिक मैकेनिक्स भी कहते हैं इसको, है ना। बहुत पुरानी, मतलब अब उस दुनिया में हम लोग जाके इसकी बात करें, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट ज़माना, ठीक है, तो अच्छे काम करो, लौट आओ इसी ज़माने में, है ना। तो ये जो फिजिक्स है बहुत पुरानी है, ठीक है, इसीलिए इसको क्लासिकल फिजिक्स भी बोला जाता है, ठीक है। मैकेनिक्स, है ना, क्लासिकल फिजिक्स में आती है। अच्छा चलिए, तो उसको उतार लेंगे, हो गया। अच्छा तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ना, हमने अब फोर्स को समझ लिया है बहुत बढ़िया से, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। अच्छा, तो फोर्स डिस्कस कर ली, इफेक्ट डिस्कस कर लिए, और कुछ एग्जांपल के थ्रू भी हमने समझ लिया कि व्हाट इज फोर्स, ठीक है। फोर्स फील कर सकते हो, ठीक है। काम करना कि अपने छोटे भाई बहन को थप्पड़ मार के देखना, ठीक है, फिर वो भी आपको मारेगा, फिर वो जो एक्सपीरियंस है वो फोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना। आ जाइए, तो अब डिस्कस करते हैं भाई साहब अपन लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, ठीक है, कि कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो फोर्सेस अनंत प्रकार की होती हैं, मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनकाउंटेबल, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, ठीक है। बट अपने सिलेबस में हम 8th में जो डिस्कस करा था हमने, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, भले वो हमारे सिलेबस में नहीं है 9th के सिलेबस में बैलेंस अनबैलेंस फोर्स है, नॉन बैलेंस फोर्स है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में बता देता हूँ, है ना। है नहीं, पर जानना जरूरी है, हम चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। सो व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? तो भाई साहब, जो कॉन्टैक्ट पे आने पे लगती हैं दो बॉडीज के, वो कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, और जो दूर से ही लग जाती हैं विदाउट किसी कॉन्टैक्ट के, विदाउट एनी इनिशियल कॉन्टैक्ट जो फोर्स एक्ट करती हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट कहलाती हैं। ओके, सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी अपनी? तो कॉन्टैक्ट फोर्स में भाई साहब पहले अपनी आ जाती है, सबसे पहले ऐसी कोई फोर्स बताता हूं जो आपने पढ़ा कि हाँ, फ्रिक्शन, ठीक है। सो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। याद है फ्रिक्शन, दो बॉडीज जब कांटेक्ट पे आती थी तो फ्रिक्शन लगती थी, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती थी। याद है फ्रिक्शन इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन। यस, याद आया 8th क्लास। हाँ, सेकंड भाई साहब स्प्रिंग फोर्स एक होती है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हम 11 में जाके पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड अपनी नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस जरूर कराऊंगा बाद में। नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ये वो फोर्स है जो एक सरफेस दूसरे सरफेस पे लगाता है कांटेक्ट पे आने पे। ओके, चलिए फोर्थ, ये है टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स? टेंशन की फोर्स। इस पे भी हमें डिस्कशन नहीं करना है, जब हम बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर मैं दूंगा। ये टेंशन वो फोर्स होती है जो स्ट्रिंग हम पे लगाती है, रस्सी, डोरी। नॉर्मल रिएक्शन जो दो कांटेक्ट, मतलब इसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं। चलिए, तो जैसे उसके पहले मैं नॉन कॉन्टैक्ट बता देता हूँ, देन अपन थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है भाई साहब? सबसे पहले आती है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ वही जो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव या एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है, सुना होगा ना। एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो वो टच में आके, मतलब कॉन्टैक्ट में आके रिपेल करते हैं क्या? वो तो दूरी से कर देते हैं, विदाउट एनी इनिशियल कॉन्टैक्ट दे रिपल ईच अदर। अब रिपल मतलब एक दूसरे से भागते हैं मतलब मोशन हो रहा है, और मोशन के पीछे का कॉज क्या है? फोर्स, मतलब उनके बीच फोर्स है, उनके बीच फोर्स है। क्या है? फोर्स है। अच्छा, तो वो जो फोर्स है वो विदाउट कॉन्टैक्ट लग रही है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बहुत बढ़िया। उसके बाद एक अपने सिलेबस में भी है फोर्स जिसके बारे में डिस्कस करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब ये क्या है भाई साहब? ये वो फोर्स है जो दो मासेस के बीच में लगती है। हाँ, मेरे और आपके बीच में जो फोर्स लग रही है, अपने और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है, ये मार्कर और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब आप उतनी दूर हूं, मैं इतनी दूर हूं, अपने बीच भी जो फोर्स लग रही है वो भी ग्रेविटेशनल लग रही है। हाँ, ओके। सो जैसे ये मार्कर है ना, तो इसके और अर्थ के बीच में जो फोर्स है, जो प्यार है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, एंड विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इस पे फोर्स लग रही है। दैट्स व्हाई मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे
जा रहा है, ये जो फोर्स है विदाउट इनिशियल कांटेक्ट, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होती है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देन हम लोग मैग्नेटिक फोर्स, भाई अब बचपन में मैग्नेट से सभी ने खेला होगा, है ना, तो उसको तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो मैग्नेट्स लगाते हैं। इसके बाद कुछ फोर्सेज आती है भाई, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। एटम वगैरह में आपने पढ़ा होगा भाई, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे पड़े होते हैं। जब वो 10⁻⁻5 मीटर के डिस्टेंस पे आ जाते हैं ना, तो उन पे एक फोर्स लगने लगती है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। और हर एक एटम इन न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधा हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस। और कुछ वीक फोर्सेस भी होती हैं, वीक फोर्सेस। चलिए ठीक है, तो इतना इंट्रोडक्शन काफी था। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बाद में हम लोग जाके mg पढ़ते हैं, वेट उसमें भी पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, वेट क्या है भाई? mg, ग्रेविटी, ये क्या है? ठीक है, जैसे कोई भी अर्थ है ना, ठीक है, कोई भी नहीं, अर्थ जो है, जो हम पे फोर्स लगाती है वो ग्रेविटी की फोर्स कहलाती है, उसको mg लिखते हैं, वेट लिखते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वेट? वेट क्या है? वेट वो फोर्स होती है जो अर्थ हम पे लगा रही होती है, ठीक है। सपोज जैसे ये बॉडी, ये अर्थ है, तो यहाँ पे यदि कोई बॉडी है तो उस पर हमने पढ़ रखा होता है, उस पर नीचे की तरफ एक फोर्स काम करती है जिसको mg बोलते हैं। क्या ये नीचे की तरफ काम करती है? नहीं। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वेट, इसका जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड होता है? नो, इसका जो डायरेक्शन है वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कोई इंक्लाइन ले लें में, है ना, तो यहाँ पे जो मास रखा होगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो ऐसे नहीं लगेगी, है ना, टुवर्ड्स दी, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब नीचे की तरफ नहीं लगेगी, डाउनवर्ड नहीं लगती, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इधर पे कोई मास रख दूं तो उस पर ऐसे mg लगेगा, इधर मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, गॉट माय पॉइंट? अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि नॉर्मल रिएक्शन में कर लेना चाहिए डिस्कस, है ना। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उस पर नीचे की तरफ हमें पता चले उसका मास m है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगती है mg। क्या लगती है? वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी बस समझो चीज़ों को, ठीक है। mg एक फोर्स लगती है, अपन कोई भी पढ़ा होगा, मुझे पता है स्कूल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोचिंग से कहीं से भी पढ़ा होगा। अब इस पर mg लग रही है बट ये नीचे जा नहीं रहा, तो कुछ तो है जो इसको ऊपर बैलेंस करके रख रहा है। समझ रहे हो? मैं हूं, आप हो, अपन सब। यदि ये जो फर्श है, जो सरफेस है, ये नहीं होता तो हम सीधे जाके अर्थ के सेंटर पे गिरते, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ हमें खींच रहा है ग्रेविटी से, ठीक है। तो क्यों नहीं गए? तो कुछ फोर्स थी जो इसने इसको कहाँ रखा? ऊपर रखा, और वो फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन, जो ये सरफेस लगा रहा होता है। सपोज ये सरफेस नहीं होता तो हम अर्थ के सेंटर पे जाकर गिर जाता ये मास। समझ में आ रही है बात? ये नॉर्मल रिएक्शन है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा बताना था, मैं ज्यादा बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहता 9th में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बैलेंस और नॉन बैलेंस फोर्स की। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अच्छा, हो गया, मिटा दें। ठीक, अच्छा, तो चलिए अब सिलेबस के बेसिस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, so there are two types of forces, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस फोर्स, नॉन बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, एंड द अनदर एंड द नेक्स्ट सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स। So what is balance force? If the resultant applied force on a body is 0, the force is said to be balanced। ठीक है, बैलेंस फोर्स कौन सी कहलाएंगी भाई? यदि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 हो, ठीक है। इफ रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, तो वो फोर्स कैसी कहला जाएगी भाई साहब? बैलेंस फोर्स, ठीक है। सपोज जैसे मान ले इधर पे मेरे पास एक ब्लॉक है, और उस ब्लॉक पे मैं इधर लगा रहा हूं जिसका मास है, मैं इधर लगा रहा हूं 10 न्यूटन और इधर भी लगा रहा हूं 10 न्यूटन। बता वो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? वो ऑब्जेक्ट
कहीं पे नहीं जाएगा भाई साहब, क्योंकि उस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है, मतलब उसका जो नेट फोर्स है वो कितना है। जैसे सपोज ये मार्कर, इसको मैं इधर से भी खींचूं सेम फोर्स से और सेम फोर्स मैग्नीट्यूड से इधर भी खींचूं, कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। ओके, सो द बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बैलेंस फोर्स है वो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं करेगा। यदि वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा। व्हाट माय पॉइंट? ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी बट इट कैन बी चेंज, इट कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। जैसे सपोज रबर है, उसको भाई खींचोगे तो यार मोशन नहीं कर रही, बट वो खींच तो रही है, उसका साइज शेप तो चेंज हो रहा है। ठीक है, सो इस पे यहां पे लिख देते हैं कि बैलेंस फोर्स बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई भाई, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बैलेंस फोर्स कब कहलाएगी? जब रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स जीरो हो। क्या हो? जीरो हो। ठीक है, ओके, सो जो बैलेंस फोर्स है कैन नॉट चेंज स्टेट, इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, बैलेंस फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, उतार ले। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज नॉन बैलेंस फोर्स। ठीक है, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। तो इफ रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जब रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स जीरो ना हो तो वो जो फोर्स है वो अपनी अनबैलेंस फोर्स कहलाया जाएगी। सपोज कर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है 2 kg का, उस पर अपन इधर लगा रहे हैं फोर्स 10 न्यूटन और इधर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे, वो तो भाई जाएगा इधर। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज अनबैलेंस फोर्स या नॉन बैलेंस फोर्स, जो भी आप बोल रहे हो। ठीक है, अब इस पर मल्टीपल फोर्सेस भी एक्ट कर सकती है। जैसे सपोज यहाँ पे कोई एक और ब्लॉक ले लेते हैं एम, उस पर इधर फोर्स लग रही है सपोज 10 न्यूटन और इधर लग रही है भाई साहब 20 न्यूटन। बोल कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां से 20 जो लग रहा है और यहां से 10 लग रहा है, तो नेट क्या है, यहां का 10 इस वाले 20 में से 10 को खा जाएगा और रिजल्टेंट जो होगा वो 10 न्यूटन की फोर्स उधर पे लगेगी। ठीक है, तो हुई ना अनबैलेंस। ठीक है, जो मोशन कराएगी। ओके, सो अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकती है एंड साइज एंड शेप ऑल्सो, एंड साइज एंड शेप ऑल्सो, साइज शेप को तो कर ही सकती है। बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उतार ले। अच्छा, तो अब अपन बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। न्यूटन ने अपने फर्स्ट एपिसोड में, पहले अध्याय में न्यूटन साहब ने क्या कहा, आइए डिस्कस करते हैं। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन तो रटी रटाई चीजें हैं, बुक्स में लिखी हैं। मेन चीज है फील। ठीक है, तो आपको महसूस होना चाहिए कि वास्तविकता में न्यूटन ने कहा क्या है अपने फर्स्ट लॉ में। तो न्यूटन अपने प्रथम अध्याय में क्या कहते हैं, पहले लॉ में क्या कह रहे हैं। देखिए डेफिनेशन जो है इसकी वो मैं आपको बता देता हूं कि यदि वो हर जगह लिखी हुई है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं उसको समझें आप कि यदि इफ अ नेट, आप नेट फोर्स समझ गए ना, लगने वाली टोटल फोर्स। ओके, फोर्सेस मल्टीपल हो सकती हैं, बहुत सारी लग सकती हैं। ओके, वो अपने क्या कहते हैं इस लॉ में कि इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे लगने वाला यदि नेट फोर्स जीरो है तो उसका नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। देयरफॉर बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट चेंज।
मतलब बॉडी यदि मोशन कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। यदि बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। यदि बॉडी मोशन कर रही है, इफ अ बॉडी इज इन मोशन तो इट विल रिमेन्स इन मोशन। ठीक है, तो यदि बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। कब? इफ एफ नेट इक्वल टू जीरो, उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो कितना हो? जीरो। तो उसका एक्सीलरेशन जीरो, मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन पर है तो मोशन पर रहेगी। एक बात और कि ये मोशन पर रहेगी और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी चल रही है वो उसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है, सपोज स्ट्रेट लाइन में चला है तो स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा। ठीक है, ओके, मेरी बात ध्यान से सुने। फर्स्ट लॉ बेसिकली ये बता रहा है कि यदि फोर्स ना हो तो क्या होगा। समझ रहे हैं? यहां ये भी नहीं कह रहा कि फोर्स नहीं है, फोर्स है बट नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। जैसे इस पे मैं दो तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, जैसे सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। जैसे मान लो इधर से लग रही है ऊपर 10, इधर से लग रही है 10, इधर से लग रही है 5, इधर से लग रही है 5। नेट फोर्स किधर, कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो यदि एफ नेट इक्वल टू जीरो तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। यही कह रहा है ये लॉ कि यदि फोर्स नहीं है तो क्या होगा। फोर्स नहीं है तो बॉडी का नेट एक्सीलरेशन जीरो, तो उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ये कह रहा है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। समझ में आ रहा है क्या? फील हो रहा है अंदर से? यदि फोर्स नहीं है तो क्या होगा, ये फर्स्ट लॉ बताता है। इस बात को कीप दैट थिंग ऑन योर माइंड। ठीक है, डेफिनेशन क्या है उसको अभी हम लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या कहता है अपने किताबों की भाषा में, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, चाहो तो आप सुन लो कि इफ अ बॉडी इज एट मोशन इट विल रिमेन्स एट मोशन, एंड इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन्स एट रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ऑन इट। जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, अपने सिलेबस में उसको जोड़ देते हैं, अनबैलेंस्ड समझ गए ना, है ना, एक ही तरफ से, ठीक है, या बहुत सारी हो तो रिजल्टेंट जीरो ना हो। ठीक है, व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स जब तक नहीं लगाई जाएगी, ठीक है, तब तक बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन पर है तो मोशन कर रही है तो मोशन करती रहेगी। ये कह रहा है बेसिकली सेकंड लॉ। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख लें, मैं मिटाने जा रहा। ओके, तो बेसिकली हमें समझ में आया कि फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि यदि फोर्स नहीं है तो क्या होगा। तो भाई साहब फोर्स नहीं है तो ये होगा। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन साहब के नाम पे ही रखी गई है। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, मैंने आपको वेक्टर स्केलर थोड़ा बहुत पढ़ा दिया था। तो ये जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास, फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है ना, न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है। ये बेसिक सी बात है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट लॉ लिख लेते हैं। लॉ क्या कहता है फर्स्ट लॉ? ठीक है, वो ये कहता है कि, इसको साफ कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ये कह रहा है अपना कि इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट it will remains at rest, and if any body is at motion it will remains in motion until and unless any external unbalanced force exerted on it। तो लो भाई साहब, यदि एफ नेट किसी पे क्या है, जीरो है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी जीरो होगा। ठीक है, और बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, स्टेट चेंज नहीं होगी। बहुत बढ़िया भाई साहब।
तो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर चला के देखें, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सेकेंड लॉ लेके आने वाला हूं। हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन फोर्स, सारी फोर्सेस डिस्कस करेंगे 9th में ही, घबराने की कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें 9th के पोर्शन में होनी चाहिए थी, बहुत अच्छी चीज़ें, इनका बेसिक होगा तभी 11th में बहुत अच्छे समझ में आएंगी। और फ्री बॉडी डायग्राम ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो होना चाहिए, जो 9th में होना चाहिए, कुछ भी बाहर का नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बिल्कुल ऊपर से जा रहा हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, सेकेंड लॉ डिस्कस करने वाले हैं। तो आज इस एपिसोड में आपने देखा, आज इस एपिसोड में आपने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि फोर्स, कोई फोर्स ना हो तो क्या होगा, तो ये होगा भाई साहब, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।